मैं दिलीप खंडेलाल मेहता फिजिक्स कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। उसके बाद अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है गैलीलियन रूपांतरण। तो अभी तक अपन ने देखा था कि कोई भी एक घटना होती है वो एस निर्देश तंत्र में होती है। यदि मैं उसी घटना को एस डैश निर्देश तंत्र में देखूं तो घटना तो अपने पास इवेंट तो क्या है, एक ही है, उसको देखने का तरीका अलग अलग है। एक बार मैं देखता हूँ एस फ्रेम से, दूसरी बार मैं देखता हूँ एस डैश फ्रेम से। तो उन दोनों के बीच में कुछ रूपांतरण समीकरण आते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आते हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की अपन बात कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो है गैलीलियन रूपांतरण। तो आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास गैलीलियन रूपांतरण। तो अपन आज इसकी बात करने वाले कि गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है। इसे इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। यदि अपन गैलीलियन रूपांतरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना है कि गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किससे रिलेट करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि अपन ने देखा था, क्या देखा था कि यदि कोई मेरे पास एस फ्रेम होता है, क्या होता है मेरे पास, जैसे मैंने कह दिया था कि ये वाला मेरे पास क्या था, कोई एस फ्रेम था जिसके एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस थे। इस पर कोई पार्टिकल क्या था, पी था, ये वाला पार्टिकल पी था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट थे। क्या थे अपने पास, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट थे। फिर इसी पार्टिकल को मैंने क्या किया, दूसरे निर्देश तंत्र में ऐसे रोटेट करवा दिया। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ से मैंने लिखा था कि कितना एंगल आ रहा है, थीटा एंगल आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर अपन ने लिखा था कि इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएगा, किसमें, एस डैश फ्रेम में। तो मैंने देखा था कि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री से यदि वो क्या करता है, मूव करता है या रोटेट करता है, तो जब भी वो रोटेट करेगा तो उसके बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी, यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश रिलेट करेगा किससे, एक्स वाई जेड से, यानी ये इक्वेशन के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो रिलेशन निकलता है वही क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाते हैं। अब अपने पास ये गैलीलियन रूपांतरण है, ये भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। गैलीलियो से एक साइंटिस्ट के बेस का नाम लिया गया है। जो गैलीलियो क्या बताता है कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में, देखो यहाँ पे एक निर्देश तंत्र अपन को क्या लेना है, स्थिर निर्देश तंत्र लेना है, यानी एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, और मुझे पता है कि यदि कोई निर्देश तंत्र स्थिर है, तो ये मान लो कि मैंने कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र ले लिया, एक्स वाई और जेड, ये स्थिर था और इसमें पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, पी थी। तो यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, कण की स्थिति ज्ञात हो मतलब क्या पता है मुझे, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, और पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, जेड के हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी कण की स्थिति हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि कण की स्थिति ज्ञात हो तो वे रूपांतरण संबंध जिनके द्वारा किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जाए, यानी यहाँ पे एक ही वर्ड आ रहा है, एक ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र होना चाहिए, जड़त्वीय। अभी तक अपन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल रहे थे उसमें जड़त्वीय का कोई रोल नहीं था, उसमें कोई भी एक नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। वो एस डैश है, वो एस के रेस्पेक्ट में यदि कुछ चेंजेस करता है तो वहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकलती है वो होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति क्या की जा सके, ज्ञात की जा सके। तो यहाँ पे ये जैसे स्थिर निर्देश तंत्र था एस डैश, दूसरा मैंने क्या ले लिया, अब दूसरा मैंने ये ले लिया कि ये क्या है, एक्स डैश है, ये क्या है, वाई डैश है, और ये क्या है मेरे पास, जेड डैश है। तो एक निर्देश तंत्र तो स्थिर है और दूसरा निर्देश तंत्र कोई वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला रिलेशन, यानी एस डैश निर्देश तंत्र यदि मैं मानता हूँ, ये वाला क्या मान लिया मैंने, एस डैश मान लिया, तो एस डैश के किसके रेस्पेक्ट में होगा, एस के सापेक्ष वी वेलोसिटी से टी टाइम में वो आगे की ओर गति कर रहा है। और जब भी वो आगे की ओर गति करता है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि ये टी टाइम में वी वेलोसिटी से आगे मूव करता है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक कण की स्थिति ज्ञात है, यानी एक निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात है, तो वे रूपांतरण संबंध जिनके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके। एस डैश का एस के बीच में कोई कण की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी इस कण की स्थिति स्मॉल आर वेक्टर है तो इस कण की स्थिति क्या होगी, आर डैश होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू आर डैश, आर इज इक्वल टू क्या,
आर डैश। यदि कोई ऐसा रिलेशन आता है, अब वो इसमें चाहे कुछ प्लस माइनस हो नहीं हो वो बाद की बात है, बट इन दोनों में कोई जो रिलेशन आएगा वही क्या कहलाएगा, अपना गैलीलियन रूपांतरण कहलाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अपने पास दो निर्देश तंत्र थे एस डैश और एस, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका रिलेशन निकाला जाता है तो वही क्या कहलाएगा, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे वही क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। आगे लिखा हुआ अपन ने वही इंग्लिश टर्म में भी लिखा हुआ है कि इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल नॉन एन रिलेटिव मोशन, पहले तो ये क्या होना चाहिए अपने पास, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी रिलेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, टू ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, यानी एक फ्रेम है वो क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बाय विच द पोजिशन of the particle can be determined relative to any other inertial reference system are called Galilean transformation। यानी एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो भी रिलेशन होगा रिलेटिव के रेस्पेक्ट में, यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूव करता है, रोटेट करता है, तो उसके बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी वही क्या होगी अपने पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। क्या होगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये तो एक जस्ट डेफिनेशन थी, अब इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट भी करेंगे अपन, तो बढ़ते अपन मैथमेटिकल पार्ट की ओर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक केस नंबर फर्स्ट लिया है कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या है, संपाती है, क्या है अपने पास, प्रारंभ में संपाती है। तो इस केस का मीनिंग क्या होगा, यदि दो निर्देश तंत्र की बात होती है तो दो निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी निर्देश तंत्र होगा वो संपाती का मतलब है t = 0 पर, t = 0 पर वो एक दूसरे के ऊपर ही थे, यानी एक दूसरे के ऊपर थे, उसका जो सेंटर पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था, o और o डैश, वो दोनों क्या थे, एक ही पॉइंट पर थे। तो संपाती का मतलब तो ये होता है कि मेरे पास ये कोई मैंने निर्देश तंत्र बनाया, ये वाला बना दिया और ये वाला बना दिया, ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। ऐसे मैंने दूसरा निर्देश तंत्र बनाया, कौन सा दूसरा निर्देश तंत्र बनाया मैं, जो मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ, ये कौन सा अपना x डैश है, y डैश है और z डैश है, ये क्या है, z डैश है। अब देखो यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है दोनों का, येलो वाले का और रेड वाले का, दोनों एक ही पॉइंट में है, तो वो क्या होगा अपने पास, कोइंसाइड हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि कंसेंट्रिक होगा। क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है वो क्या है, एक ही पॉइंट है दोनों निर्देश तंत्र का, तो उसको मैं बोलता हूँ संपाती। क्या बोलता हूँ, संपाती। संपाती का मतलब यही है कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या है, संपाती है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन बोथ द रेफरेंस सिस्टम आर इनिशियली कोइंसिडेंट। क्या है अपने पास, कोइंसिडेंट है, यानी इसका जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों का एक ही पॉइंट है, ओ और ओ डैश। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। फिर मैंने लिखा है कि देखो यदि एक निर्देश तंत्र एस डैश और एस प्रारंभ में t = 0 पर तो संपाती थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने हैं, वो इनिशियल टाइम पर क्या थे, संपाती थे, यानी ओ और ओ डैश पॉइंट एक ही पॉइंट पर थे। फिर वो लिखता है कि कुछ समय बाद एक निर्देश तंत्र है वो एस के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं, आगे v वेलोसिटी से आगे मूव कर गया। तो मैंने लिखा है कि कुछ समय बाद एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से s के सापेक्ष क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, नियत वेग v से s के रेस्पेक्ट में गति करता है। तो ये वाला केस अपन पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं कि जबकि कोई एक निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या थे, संपाती थे, इस तरीके से थे, कुछ टाइम बाद यह निर्देश तंत्र क्या था, जो s था, ये जैसे s है, ये एस डैश है, एस डैश कुछ टाइम बाद वो आगे बढ़ गया, यानी एस डैश तो यहाँ पे आ गया और एस यहाँ पे रह गया। तो इसके बीच में और इसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट बनेगा। क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो वो कितना बनेगा वो अपन को निकालना है। तो यहाँ से क्या निकलेगी अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण निकलेगी। तो पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में आ जाएगा क्या अपने पास कि पहले तो मुझे बनाना है निर्देश तंत्र ये वाला। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं निर्देश तंत्र बना रहा हूँ, कौन सा, एस का और एस डैश का। तो ये इसका एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपने पास, जेड हो जाएगा। तो ये तो कौन सा निर्देश तंत्र हुआ, ये तो हुआ अपने पास एक्स, ये इसका एक्सिस हो गया वाई और ये हो गया अपने पास जेड। और ये कौन सा था, एस निर्देश तंत्र था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो क्या है, एस डैश है। अब मैंने कह दिया कि पार्टिकल पी है वो अपना कहाँ पर है, तो मैंने कह दिया कि जो पार्टिकल P है उसकी मैं पोजीशन वेक्टर येलो कलर से लिखता हूं कि जो पार्टिकल P है उसकी पोजीशन वेक्टर निकालनी है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगी अपने पास, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां से इसका यदि मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे क्या बना दिया, एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर स्थित है, कहाँ पर, P पॉइंट पर,
ये पोजीशन वेक्टर कितना है, मैंने ले लिया कि ये कौन सा है, आर फ्रेम है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर। ठीक है, यानी ये ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट से पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है, आर वेक्टर है। फिर वो क्या कहता है कि जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो एस के रेस्पेक्ट में कुछ आगे वी वेलोसिटी से मूव कर गया। क्या कर गया, मूव कर गया। तो उसके लिए जो निर्देश तंत्र बनेगा तो वो उसके लिए कैसा बनेगा, वो निर्देश तंत्र वापस ऐसा बनेगा कि वो मैंने क्या कर दिया, वो निर्देश तंत्र कैसा बनेगा अपने पास, इस टाइप का बनेगा। इसको मैं ले लेता हूँ रेड कलर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, देखने में इजी रहे। ठीक है, ये मैंने इसका क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। ऐसे मैं दूसरा एक्सिस लूँगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब जो ये रेड कलर वाला था वो क्या है अपने पास, ये रेड कलर वाला आगे बढ़ रहा है, यानी अपने पास इनिशियल में क्या था, पहले संपाती था, अब वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है इसका यदि मैं जेड एक्सिस भी बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया अपने पास, इसका यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, जेड डैश, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यदि इसका पोजीशन वेक्टर p है तो इसका भी पोजीशन वेक्टर एक तो होगा s फ्रेम में और एक होगा s डैश फ्रेम में। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला जो निर्देश तंत्र है दोनों स्टार्टिंग में कहाँ थे, ये रेड और येलो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही थे। कुछ टाइम बाद ये जो रेड वाला था वो v इस s के रेस्पेक्ट में, येलो वाले के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से t टाइम में आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या बनेगा, तो जो एस डैश फ्रेम में इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मैंने क्या लिख दिया कि वो पोजीशन वेक्टर जो भी आएगा वो आ जाएगा अपने पास, अपन को लेना है रेड कलर में, तो ये वाला जो भी पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी थी, इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी इसकी जो डायरेक्शन है रेड वाले की जो डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी और येलो वाले की ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी ओ है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओ डैश पी। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला एस डैश फ्रेम टी टाइम में वी वेलोसिटी से आगे बढ़ा है तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी मानते हो अपन, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि ये जो दूरी है वो कितनी अपने पास आर नॉट है, तो इन दोनों के बीच का एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा अपने पास आर नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर नॉट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, एक दूरी बना सकते हैं कि दोनों निर्देश तंत्र के बीच में जो दूरी है वो क्या है अपने पास, आर नॉट है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास क्या, आर नॉट, ये हो जाएगा अपने पास क्या, आर नॉट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर। अब मैं कह सकता हूँ ये कौन सी वेलोसिटी से आगे आया है, तो ये v कोई नियत वेलोसिटी सी उससे t टाइम में आगे आया है। अब देखो अपने पास यदि यहाँ पे s फ्रेम में पार्टिकल p का या OP का स्थिति सदिश r वेक्टर है तो s डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये r वेक्टर है, ये r डैश है और मुझे पता है कि ये r नॉट है, r नॉट दोनों के बीच की दूरी है और वो दूरी कितनी होगी, एक तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो ये हो जाएगा यानी r नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt। वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये r नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे vt आ जाएगा, यानी इस r नॉट की वैल्यू कितनी है, vt है वेक्टर टर्म में। क्लियर। तो यहाँ से देखो अब सदिश ट्राइंगल लो लग रहा है, क्या लग रहा है अपने पास, सदिश ट्राइंगल लो लग रहा है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इसकी पोजीशन इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम था वो अपना कंप्लीट हो गया, एक एस फ्रेम ले लिया, एस डैश फ्रेम ले लिया, इनिशियल टाइम में वो क्या थे, कोइंसिडेंट थे और कुछ टाइम बाद वो क्या बढ़ता है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे अपन ने वही चीज़ लिख रखी, इफ ए फ्रेम एस डैश फ्रेम एस आर कोइंसिडेंट इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू 0 टाइम में, इनिशियल टाइम में वो कोइंसिडेंट थे। उसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम एस डैश द फ्रेम मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर रिलेटिव टू स्पीड एस, यानी क्या है, एस फ्रेम में वो वी वेलोसिटी से क्या कर गया, मूव कर गया। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि वेग v से एस के सापेक्ष गति करता है, तो ओ डैश क्या बता रहा है यहाँ पे, t सेकंड बाद कुछ डिस्टेंस बता रहा है और ये डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, ओ डैश कितनी हो जाएगा अपने पास, आर नॉट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर नॉट वेक्टर।
तो स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण निकालना है किसका, पोजीशन का। और पोजीशन का यदि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो वेक्टर ट्राइंगल लॉ लग सकता है, सदिश त्रिभुज नियम लगेगा। ये O है, ये P है, ये O डैश है और ये O है। तो यदि कोई भी ऐसा डायग्राम बनता है तो पहले मैं कहाँ से चलूँगा, O से P। सदिश त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि मैं दिशा के साथ चलूंगा तो दिशा के साथ OP दिशा के साथ है, यदि ऑपोजिट आऊँगा तो दिशा के ऑपोजिट होऊंगा। तो जो टर्म मैं दिशा के साथ चल रहा हूँ, दिशा मेरे साथ है, डायरेक्शन मेरे साथ है, तब तो मैं प्लस में लिखूंगा, डायरेक्शन मेरे से ऑपोजिट है तो किस में लिखूंगा, मैं माइनस में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर सदिश त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, सदिश त्रिभुज नियम से यानी वेक्टर ट्राइंगल लॉ, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं यहाँ से चलता हूँ तो पहले तो होगा OP वेक्टर, क्लियर। फिर यहाँ से ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास, P से O डैश, तो ये आ जाएगा P से O डैश, ये भी वेक्टर हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, O से O डैश, O से O डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी टर्म क्या बनेगी अपने पास, इसकी टर्म है वो बनेगी क्या अपने पास, ये टर्म बनेगी अपने पास क्या, R डैश। देखो OP क्या है अपने पास, R वेक्टर है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये बनेगी, एक तरीके से कहाँ लिखूँ मैं, यहीं पे लिख लेता हूँ, R डैश माइनस का PO है यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास R डैश वेक्टर और माइनस का क्या हो जाएगा R नॉट वेक्टर, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको सॉल्व करूंगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश माइनस का R, या फिर मैं माइनस का R डैश उधर भेज दूँ तो R माइनस का R नॉट रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेता हूँ कि अपने पास क्या आएगा, R डैश इज इक्वल टू, ये क्या था, 0 के इक्वल था, ये क्या था 0 के इक्वल, R डैश को उधर भेज दो तो R डैश इज इक्वल टू R माइनस का R नॉट, क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू, तो देखो अपने पास जो स्थिति रूपांतरण समीकरण है वो क्या है, R डैश इज इक्वल टू R माइनस का क्या है R नॉट है, और ये भी क्या अपने पास ये वाला है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू R माइनस का R नॉट है, ये तो क्या कहलाएगा, मुझे पता है कि जो R नॉट है वो यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस है, VT है, क्या है अपने पास V वेलोसिटी वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R माइनस का क्या हो जाएगा V वेक्टर और साथ में क्या हो जाएगा T। तो ये तो क्या कहलाएगा अपने पास पोजीशन गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएगा, यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण किसका, गैलीलियो का, या फिर मैं लिख सकता हूं कि ये गैलीलियन स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाएगा, गैलीलियन स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके से स्थिति का हो गया। अब यदि वेलोसिटी का निकालना है तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, यदि s के सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र s डैश के वेग घटक, यानी इसका वेग के अलग अलग घटक मान रहा है, वो क्या मान रहा है, वेग के घटक x y z अक्ष के अनुदिश vx vy और vz हो, यानी ये इस टाइप से लिखा हुआ vx vy और vz। ये कहता है कि क्या कहता है कि मैंने डायग्राम में जो माना है वो क्या माना है कि जो निर्देश तंत्र है वो x दिशा में ही गतिशील था, बल्कि ऐसा जरूरी तो है नहीं, वो x दिशा के साथ साथ y में भी गति कर सकता है, z में भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसकी मुझे क्या निकालनी है, एक तरीके से वेलोसिटी वाली टर्म निकालनी है। तो ये तो हो गया स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dr डैश अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dr अपॉन में dt माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपने पास क्या, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो ये क्या रह जाएगा अपने पास dv। देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा अपने पास, यदि इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो केवल और केवल t का तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा केवल v। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी मुझे निकालनी है आगे क्या, इसके अलग अलग कंपोनेंट। अब मैं कहता हूँ कि जो भी निर्देश तंत्र था वो x डायरेक्शन में आगे बढ़ा था, क्या बढ़ा था, s डैश फ्रेम था। तो देखो यहाँ पे यदि मैं कोई निर्देश तंत्र बनाता हूँ कि ये वाला निर्देश तंत्र था x, ये y, ये z था, और दूसरा निर्देश तंत्र था वो x डैश, y डैश और क्या था अपने पास z डैश। अब जब ये निर्देश तंत्र कुछ टाइम बाद आगे बढ़ चुका है तो ये कौन सी डायरेक्शन में गया है, x डायरेक्शन में। यदि ये x डायरेक्शन में गया है तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, vx होगी,
ऐसे ही यदि वो y डायरेक्शन में भी जा सकता है, z डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी इसका रिजल्ट आया था वो क्या होगा अपने पास, r डैश इज इक्वल टू r माइनस का क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, r माइनस का r डैश माइनस का vt। अब देखो यहाँ पे जो भी ये क्या बता रहा है, यहाँ पे t टाइम बता रहा है, ये वाली जो टर्म है वो क्या बता रही है, यहाँ पे टाइम बता रही है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, स्मॉल t, और ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये क्या लाएगा, गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि यदि मैं इसके कंपोनेंट लिखूँ, अब मुझे पता है कि जो r डैश है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो r डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, r डैश जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो r डैश है वो होगा अपने पास क्या, x डैश i कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास y डैश j कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास z डैश और क्या हो जाएगा k कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ऐसे ही r वेक्टर हो जाएगा, वो वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास x i प्लस का y j प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास z k, ये हो जाएगा। फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो v था, अब देखो जो v वेक्टर था उसमें क्या लिखा है यहाँ पे, यदि s के सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र s डैश के वेग के घटक x y z के अनुदिश इसके जो घटक माने वो क्या माने, vx vy vz, यानी ये vx है, ये vy है और ये vz है। यानी कोई भी s डैश निर्देश तंत्र s के रेस्पेक्ट में यदि t टाइम में v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तो वो x में भी बढ़ सकता है, y में भी बढ़ सकता है और z में भी बढ़ सकता है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसके घटक हो जाएंगे vx vy और vz। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में भी कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इनर्शियल फ्रेम एस डैश फ्रेम है रिलेटिव टू एस आर वी एक्स वी वाई वी जेड अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जब भी वो आगे बढ़ता है तो अपने पास क्या होगा कि अपने पास जो भी टर्म है वो यहाँ पे वेक्टर टर्म में आएगी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा वी जेड क्या हो जाएगा अपने पास के कैप हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा आर डैश और वी। अब यदि ये तीनों वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ तो देखो आर डैश इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा अपने पास, आर डैश हो जाएगा अपने पास एक्स डैश आई प्लस का हो जाएगा वाई डैश जे प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या जेड डैश के। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर है तो आर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा जेड के कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। माइनस का हो जाएगा अपने पास क्या, v वेक्टर है तो v की जगह क्या हो जाएगा अपने पास वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा वी जेड के कैप, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल टी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये वाली टर्म क्या बताएगी, यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पे जो एक्स डैश टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स डैश टर्म में वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस का वी एक्स, और यहाँ पे आई कंपोनेंट कंपेयर होगा, इसका आई कंपोनेंट इस साइड का और एल एच एस का आई कंपोनेंट और आर एच एस का आई कंपोनेंट क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस का क्या हो जाएगा वी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, ये क्या हो जाएगा वी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा वी एक्स और साथ में क्या हो जाएगा टी। ऐसे यदि मैं वाई डैश को कंपेयर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस का यहाँ पे हो जाएगा वाई वाई कंपेयर करोगे तो वाई माइनस का क्या हो जाएगा वी वाई, यानी जे का जे के साथ कंपैरिजन होगा तो वी वाई टी हो जाएगा। ऐसे यदि मैं जेड डैश का करूँ तो ये हो जाएगा जेड माइनस का वी जेड और साथ में क्या हो जाएगा टी। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या कहलाती है अपने पास, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है तीनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, यानी तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये वाली क्या कहलाएगी अपने पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती थे यानी इनिशियल में वो एक ही पॉइंट पर थे, कुछ टाइम बाद एक एस डैश फ्रेम है वो v वेलोसिटी से t टाइम में आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स डैश वाई डैश और क्या हो जाएगा अपने पास जेड डैश हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन से है, पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्थिति कौन से है अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण है वो भी कौन से, गैलीलियो वाले। क्या है अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण है कौन सा, गैलीलियो का। क्लियर, तो ये क्या हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या स्थिति इक्वल है क्या, यदि मैं इसमें देखो रिलेशन क्या निकला है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड में कुछ प्लस माइनस हो रहा है टर्म, यानी कुछ टर्म का क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। यदि कुछ टर्म का यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे टर्म का जो प्लस माइनस है
मतलब एक्स डैश, यदि मैं किसी भी पार्टिकल को एस डैश फ्रेम से देखता हूँ तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश होगा, यदि एस फ्रेम में कोई पार्टिकल से देखता हूँ तो वो कोऑर्डिनेट एक्स होगा, और टी टाइम में वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ाए तो उसको जो मैं एक्स डैश से देखूंगा तो मुझे इतना चेंज होके दिखाई देगा, कितना, जो पहले से x था उसमें कुछ वेलोसिटी टाइम कम होके दिखाई देगा। तो ये वाला क्या बताएगा अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण बताएगा गैलीलियो का। तो ये तो बात हुई किसकी, स्थिति रूपांतरण समीकरण की। अब अपन बात करते किसकी, अब अपन बात करते हैं अपन वेलोसिटी के बेस पे निकालते हैं इसकी वेलोसिटी। तो ये तो क्या हो गया, स्थिति रूपांतरण समीकरण हो गया किसका, गैलीलियो का। तो ये वाली जो टर्म थी, सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। इसको मैंने कंपोनेंट में लिख दिया। तो ये आर डैश तो कौन सा कंपोनेंट है, ये है अपने पास एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन को शो करेगा। ये वाला जो शो करेगा वो एस फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन को शो करेगा। और जो ये वेलोसिटी का वेक्टर है वो क्या बताएगा, एस डैश फ्रेम वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या बताएगा, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी बताएगा। तो इस तरीके से ये क्या निकलेगी, स्थिति रूपांतरण समीकरण निकलेगी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, इसके आगे बात करते हैं वेग रूपांतरण समीकरण की। अब देखो अपने पास जो भी टर्म थी वो टर्म क्या थी अपने पास, टर्म ये थी अपने पास कि यदि मैं स्थिति रूपांतरण समीकरण की बात करता हूँ, यानी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करता हूँ, तो वो क्या है अपने पास, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण। क्या हो जाएगा, स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब जब भी स्थिति रूपांतरण समीकरण की बात करते हैं तो वो टर्म क्या आई मेरे पास, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस का क्या आया अपने पास, वी टी वेक्टर। ठीक है, फिर इसके कोऑर्डिनेट को मैंने डिफाइन किया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में, तो वहाँ पे भी वो टर्म क्या आई अपने पास, वो आ गई। अब मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या था अपने पास, एक स्थिति रूपांतरण समीकरण था। क्या था, स्थिति रूपांतरण समीकरण था। अब मैं कहता हूँ कि इसका मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। अपन को क्या निकालना है, वेग रूपांतरण समीकरण निकालना है या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है उसी चीज रेफरेंस ऑफ फ्रेम की। तो यहाँ पे क्या करूँगा, टी के रेस्पेक्ट में क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर, यानी डिफ्रेंशिएट, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा अपने पास, टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन में डी टी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, वी और टी हो जाएगा। ये वाली क्लियर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या बनेगा, वी डैश वेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वी वेक्टर, माइनस का ये क्या रह जाएगा, वी। अब ये वाला जो वी है दोनों अलग अलग है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो वी कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो वी है वो तो कौन सा है, एस डैश फ्रेम का है, ये वाला जो वी है वो एस फ्रेम का है, और ये वाला वी है जो क्या है अपने पास, एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। क्या करता है अपने पास, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो वाला वी है। तो तीनों वी में क्या है, डिफरेंस है। अब मैं कह सकता हूँ कि इसको भी मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी इसको भी मैं कंपोनेंट की टर्म में लिख सकता हूँ। तो जो वी डैश है, तो वी डैश तो किसके इक्वल होगा अपने पास, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा, वी जेड के कैप हो जाएगा। ये कौन सा है, एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करेगा। ऐसे मेरे पास जो वी वेक्टर होगा वो क्या होगा अपने पास, वी एक्स आई प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो डैश है तो सारों में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा। ये हो जाएगा वी एक्स वाई प्लस का हो जाएगा वी जेड के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जे भी आएगा। ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, एस फ्रेम की हो जाएगी। और जो कांस्टेंट से मूव कर गया है, तो ये जो कांस्टेंट वाला मूव कर गया तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वी एक्स आई प्लस का हो जाएगा वी वाई जे प्लस का हो जाएगा वी जेड के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो टी के रेस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव होगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो v था वो v क्या हो गया, ये वाले तीनों इसके कंपोनेंट हो गए। ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई कि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से वो आगे मूव करके गया है। अब इसके भी यदि मैं कंपोनेंट लिखूँ तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, देखो यदि मैं इसको कंपोनेंट, ये जो वी डैश है, वी डैश की जगह मैं ये वाला कंपोनेंट लिख लूँ,
v वेक्टर की जगह मैं ये वाला कंपोनेंट लिख लूँ और v की जगह मैंने ये कंपोनेंट लिख दूँ, तो यदि मैं इसको कंपेयर करूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से जैसे अभी पोजीशन में किया था, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा अपने पास वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस का वी एक्स, ये वाली टर्म हो जाएगी। ऐसे ही वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई माइनस का हो जाएगा वी वाई। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा वी जेड डैश इज इक्वल टू क्या, वी जेड डैश माइनस का क्या हो जाएगा, वी जेड। यानी ये क्या हो जाएगी अपने पास, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी किसकी, वेलोसिटी की। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या कहलाएगी अपने पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, वेग रूपांतरण समीकरण। ये क्या हो जाएगा अपने पास, वेग रूपांतरण समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, वेग रूपांतरण समीकरण। तो इस टाइप से अपने पास क्या हो गया, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस का वी एक्स। अब मुझे देखो यहाँ पे ये जो वी एक्स डैश है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एस फ्रेम में एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है। जो वी एक्स है वो क्या है, एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है एक्स दिशा के अकॉर्डिंग, और जो कांस्टेंट स्पीड से एक निर्देश तंत्र मूव करके गया है आगे, तो वो कांस्टेंट स्पीड है वो एक्स के अकॉर्डिंग क्या है, वी एक्स है। वी वाई डैश क्या है अपने पास, वाई एक्स के अकॉर्डिंग एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है। वी वाई क्या है यहाँ पे, एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है। यह क्या है, वी वाई की वाई दिशा के अकॉर्डिंग वो जिस डायरेक्शन में मूव करके गया है कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम में, वो क्या है, वी वाई है। इसी तरीके से वी जेड डैश क्या है, जेड दिशा के अकॉर्डिंग एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है, जेड दिशा के अकॉर्डिंग एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है। और वी जेड क्या है अपने पास, कांस्टेंट स्पीड से वो जेड डायरेक्शन में मूव करके गया है, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये अपना क्या आ गया अपने पास, एक तरीके से वेग रूपांतरण समीकरण आ गया। तो ये तो क्या था अपने पास, वेग रूपांतरण समीकरण। ऐसे ही मैंने पहले पोजीशन का निकाला, फिर वेग रूपांतरण समीकरण निकाला। अब इसके आगे आएगा अपना क्या, त्वरण रूपांतरण समीकरण। इसके आगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या आएगा अपने पास, त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब देखो त्वरण रूपांतरण समीकरण, तो त्वरण रूपांतरण समीकरण में क्या आया, तो यहाँ से मैंने चेक किया कि जब भी मैं त्वरण रूपांतरण समीकरण की बात करता हूँ, तो अब मेरे पास जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी क्या आई मेरे पास, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस का ये आया मेरे पास, क्या आया अपने पास, वेलोसिटी आई। अब यदि मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो डी वी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। अब मुझे पता है कि जो ये वी वाला वी है वो क्या है अपने पास, एक कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, एक कांस्टेंट है या नियत है। तो जब भी ये नियत होता है तो नियत का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस v का टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी डेरिवेटिव आएगा, जो भी अवकलन आएगा, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये क्या बनेगा अपने पास, a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, a वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मैं लिख सकता हूँ कि a डैश इज इक्वल टू a। अब देखो जब मैंने पोजीशन की इक्वेशन निकाली थी, स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाली, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का वी टी, यानी उस आर डैश और आर में जो रिलेशन आया उसमें कुछ टर्म प्लस माइनस हो रही थी। ऐसे ही मैंने वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी में क्या आया, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस का क्या था, जो कांस्टेंट v था वो था, यानी ये वाली इक्वेशन थी। वेलोसिटी में भी क्या था अपने पास, ये भी एक वेक्टर टर्म है, एक कांस्टेंट की टर्म थी। तो इसमें क्या हो रहा था अपने पास, ये भी क्या कह रहा था अपने पास, v डैश इज इक्वल टू वी माइनस का v डैश, यानी इसमें भी कुछ प्लस माइनस हो रहा था। अब यदि मैंने त्वरण निकाला तो देखो इस v की वजह से ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि ये क्या था, ये कांस्टेंट स्पीड थी। और जब भी ये कांस्टेंट स्पीड थी तो a डैश इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, a आ गया। और जब भी a डैश इज इक्वल टू a आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा। और जब भी कोई ऐसी टर्म आती है तो वो टर्म क्या कहलाती है, गैलीलियन लॉ ऑफ इनवेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड, गैलीलियन इनवेरिएंस के नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब वो है कि एस डैश और एस फ्रेम में जो देखने का दोनों का रिजल्ट है वो मुझे क्या दे दिखाई दे, इक्वल दिखाई दे। तो यहाँ पे जो ये ए डैश है वो तो क्या बताएगा अपने पास, यहाँ पे जो ए डैश है वो बताएगा एस डैश फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यानी एस डैश फ्रेम में
पार्टिकल का जो भी त्वरण होगा वो तो ये बताएगा, और ए बताएगा एस फ्रेम में पार्टिकल का त्वरण। यानी पार्टिकल तो वही है जो एस डैश फ्रेम में है, एस में है, बट मैं एस डैश फ्रेम से देखता हूँ तो उसका त्वरण मुझे ए डैश के रूप में दिखाई देगा, एस फ्रेम से देखता हूँ तो उसका त्वरण मुझे ए के रूप में दिखाई देगा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यदि मैं कहता हूँ कि इसको भी यदि मैं कंपोनेंट में लिखूँ तो मुझे पता है कि इसको कंपोनेंट में लिखूँ तो ये क्या है अपने पास, ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स डैश आई कैप ए वाई डैश जे कैप प्लस का लिख सकता हूँ मैं ए जेड डैश के कैप। तो ये वाली टर्म हो जाएगी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस का हो जाएगा ए वाई जे प्लस का हो जाएगा अपने पास ए जेड के हो जाएगा, और यहाँ पे ये सारों में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करूँ तो इसके कंपोनेंट भी क्या आ जाएंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई, और ए जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जब भी कोई ऐसा रिजल्ट आता है जिसमें दोनों का रिजल्ट मुझे क्या मिले, एस डैश फ्रेम में और एस में क्या मिले, इक्वल मिले, तो वो जो लॉ कहलाता है वो लॉ कहलाता है इनवेरिएंस का नियम। क्या कहलाता है, इनवेरिएंस का नियम, या इसे मैं बोलता हूँ निश्चितता का नियम। क्या बोलता हूँ, हिंदी में इसे बोलते हैं निश्चितता का नियम। हिंदी में इसे बोला जाता है क्या, निश्चितता का नियम। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो निश्चित है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो अनिश्चित है। यानी किसी टर्म में प्लस माइनस होता है तो वो तो होगा अनिश्चित, नॉन इनवेरिएंस की टर्म में होगा, और यदि वो इक्वल रिजल्ट देता है तो वो क्या कहलाएगा, अपना निश्चित कहलाएगा। तो ये क्या था अपने पास, त्वरण रूपांतरण समीकरण था। तो यहाँ से मैंने कुछ रिजल्ट निकाले। तो मैंने एक केस को सॉल्व किया है कि जब भी दोनों निर्देश तंत्र संपाती होते हैं तो इसका स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या आता है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आता है, और त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या आता है। तो ये वाली जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी अपने पास, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने पास, त्वरण रूपांतरण समीकरण हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक तो दो वर्ड आते हैं, एक तो इनवेरिएंस और इनवेरिएंस। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं कि उस वेरिएंस में और इनवेरिएंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये तो क्या हो गया अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब अपन देखते हैं कुछ आगे की अपन ने जो जो रिजल्ट निकाले वो रिजल्ट किस बेस पे थे और क्या क्या काम आए। तो देखो सबसे पहले मैंने केस कौन सा लिया, जब निर्देश तंत्र क्या है, संपाती है। यानी केस तो कौन सा लिया था मैंने, निर्देश तंत्र क्या हो अपने पास, निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती हो। निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती हो। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो अपने पास, कोइंसिडेंट हो। क्या हो अपने पास, कोइंसिडेंट हो। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या निकाला, स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाला। क्या निकाला मैंने, सबसे पहले निकाला स्थिति रूपांतरण समीकरण। यानी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली, और पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आई, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास क्या, ये मेरे पास आया है क्या, यहाँ पे जो भी अपना रिजल्ट था वो आया अपने पास क्या, आर डैश इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, आर वेक्टर, और माइनस का क्या आया अपने पास, वी टी। ये आया था अपने पास। और ये जो वी था वो भी यदि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, एक वेक्टर था, जहाँ पर अपन ने लिखा था कि ये जो वी वेक्टर है वो क्या है, वी एक्स आई प्लस का वी वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, वी जेड के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्या था अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण। और जब भी ये ऐसा रूपांतरण समीकरण आया है, क्या आया मतलब, ये जब भी कोई ऐसा रूपांतरण समीकरण आया है, आर टेस इज इक्वल टू आर माइनस का वी टी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई टर्म प्लस माइनस हो रही है, इसमें क्या हो रही है, कोई टर्म प्लस माइनस हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म प्लस माइनस हो रही है, मतलब ये कौन सा नियम है, अनिश्चित है। क्या है अपने पास, अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब नॉन इनवेरिएंस की टर्म में या इन इनवेरिएंस की टर्म में बात करते हैं। तो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का वी टी। यदि मैं पोजीशन को एक ही पार्टिकल को एस डैश फ्रेम से देखता हूँ और एस फ्रेम से देखता हूँ तो दोनों का रिजल्ट मुझे सेम नहीं दिखाई देता, उसमें दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, कुछ चेंजेस दिखाई देता है। तो कितना चेंज होता है, वो इतना होता है। आगे मैं लिख सकता हूँ कि मैंने क्या निकाला, वेग रूपांतरण समीकरण निकाला। क्या निकाला मैंने, वेग रूपांतरण समीकरण निकाला।
तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वेग रूपांतरण समीकरण में अपन ने निकाला v डैश इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस का क्या आया, एक कांस्टेंट v आया, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो गया था, डेरिवेटिव हो गया था। तो ये वाली जो इक्वेशन आई वो क्या आई अपने पास, वेग रूपांतरण समीकरण, यानी v डैश इज इक्वल टू v माइनस का क्या आया अपने पास, v आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसमें भी क्या हो रहा है, s डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी और s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी एक ही पार्टिकल को यदि मैं दोनों निर्देश तंत्र से देखता हूँ तो दोनों का रिजल्ट मुझे क्या दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो ये भी क्या होगा अपने पास, अनिश्चित होगा, ये भी क्या होगा अपने पास, अनिश्चित होगा। क्लियर। तो ये वाला भी रिजल्ट क्या बताएगा अपने पास, अनिश्चित बताएगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी, ये तो क्या हो गया अपने पास, अनिश्चित हो गया। फिर अपन ने क्या निकाला, त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाला। फिर अपन ने क्या निकाला, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो देखो त्वरण रूपांतरण समीकरण में क्या आया, थर्ड अपन ने निकाला है त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो जब भी मैं त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, a डैश इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, a आया, क्या आया, a डैश इज इक्वल टू a। अब ये a डैश इज इक्वल टू a क्या आया, दोनों का इक्वल है, s डैश फ्रेम का और s फ्रेम का। यदि मैं इसी केस में जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं थे, v वेलोसिटी से नहीं, कुछ समय बाद वो आगे मूव करके गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि a डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, a आ रहा है, यानी दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है अपने पास, अनिश्चित वाली टर्म में कहलाती है। क्या कहलाती है अपने पास, इनवेरियंस या अनिश्चित वाली टर्म। सॉरी, ये तो अनिश्चित थी, इसमें तो क्या था, कुछ प्लस माइनस हो रहा था। ये क्या कहलाएगी अपने पास, निश्चित, क्योंकि ये दोनों मुझे रिजल्ट क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, निश्चित वाली टर्म कहलाएगी, यानी दोनों का रिजल्ट सेम होगा तो निश्चित वाली टर्म, यदि कुछ प्लस माइनस होता है तो वो क्या होगी, अनिश्चितता वाली टर्म हो जाएगी या इनवेरियंस वाली टर्म हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें ये जो मैंने पोजीशन निकाली, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, और इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी टर्म है जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, एक टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, संवेग रूपांतरण समीकरण। क्या कर सकते हो, संवेग रूपांतरण समीकरण, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या हो जाएगी अपने पास, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और जब भी मैं मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करता हूँ तो उसमें मुझे क्या करना होगा निकालने के लिए, जो वेलोसिटी वाली टर्म आई है, वेलोसिटी वाली टर्म में क्या कर दूँ, m से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ कि कोई भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल का यदि मुझे वेलोसिटी पता है और मुझे मोमेंट मास पता है तो मैं उसका मोमेंटम लिखता हूँ p इक्वल टू एम वी से। यदि मैं इस इक्वेशन में m से मल्टीपल कर दूँ इसका, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, एम वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम वी माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, एम वी, ये हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि देखो ये सारी मोमेंटम वाली टर्म बन गई, इसमें मैंने क्या किया, मास से मल्टीपल कर लिया, कि जो भी पार्टिकल होगा उसका मैंने मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसका मोमेंटम कैसा दिखाई देगा, इनवेरियंस दिखेगा या निश्चित दिखेगा, अनिश्चित दिखेगा। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि यदि इसका मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे इसका मोमेंटम मुझे दिखेगा क्या, ये तो हो जाएगा अपने पास पी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास p माइनस का ये क्या हो जाएगा अपने पास p डबल डैश, क्या हो जाएगा p डबल डैश, यानी ये मोमेंटम भी कैसा दिखेगा मुझे, अनिश्चित दिखेगा। क्या दिखेगा, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो टर्म है वो क्या हो रही है, कुछ प्लस माइनस हो रही है। क्या हो रही है, इस टर्म में भी कुछ प्लस माइनस हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो मोमेंटम है वो क्या बताएगा अपने पास, एस डैश फ्रेम को बताएगा, यानी एस डैश फ्रेम में जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का वो तो बताएगा पी डैश, एस फ्रेम में जो मोमेंटम होगा वो बताएगा अपने पास क्या, एस फ्रेम में जो मोमेंटम होगा वो क्या बताएगा अपने पास p, और ऐसे ही जो ये p डबल डैश है वो क्या बताएगा अपने पास, एस डैश निर्देश तंत्र s के रेस्पेक्ट में जितनी स्पीड से आगे गया है तो उसमें जो मोमेंटम दिखाई देगा, यानी एस डैश का s के सापेक्ष मोमेंटम, x के सापेक्ष मोमेंटम या संवेग, यानी एस डैश फ्रेम का एस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा अपना पी डबल डैश होगा। तो ये तो क्या हो गया अपने पास पी डबल डैश। अब यदि मुझे इसका फोर्स निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इसका फोर्स निकालना है, तो जो भी अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण आया था तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, संवेग रूपांतरण समीकरण। यदि मुझे क्या निकालना है, बल रूपांतरण समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, बल रूपांतरण समीकरण। तो मैं क्या करूँगा, जो ये त्वरण वाली इक्वेशन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एम से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यदि मैं निकालता हूँ क्या, बल रूपांतरण समीकरण, क्या निकालूंगा, बल रूपांतरण समीकरण, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्स
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और जब भी मैं फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एम ए डैश हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एम ए हो गया। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एफ। ये रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये रिजल्ट भी कैसा दिखाई देगा, यदि उसका त्वरण निश्चित होता है या इक्वल दिखाई देता है तो मुझे फोर्स भी क्या दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी मुझे फोर्स दिखेगा वो भी क्या दिखेगा, यहाँ पे इक्वल दिखेगा। तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे बल रूपांतरण समीकरण भी कैसा होगा अपने पास, निश्चित होगा या इनवेरियंस होगा। क्या होगा अपने पास, इनवेरियंस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास कौन सी राशि निश्चित हो गई, कौन सी अनिश्चित हो गई। तो यदि मैं बात करूँ तो निश्चित कौन कौन सी हो गई, केवल और केवल क्या हुआ यहाँ पे, एक तो त्वरण हुआ और एक क्या हुआ, बल हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशन है, क्या क्या लिख सकता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट, कि कौन कौन सी राशि निश्चित है। तो यहाँ पे जो भी अपने ये केस पढ़ा है, इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि कौन सा निश्चित है और कौन सी अनिश्चित है या इनवेरियंस है। ये तो इनवेरियंस होता है, ये नॉन इनवेरियंस होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों में यदि फाइनल रिजल्ट लिखो इसका, तो निश्चित में तो कौन कौन सा आया मेरे पास, त्वरण आया या त्वरण रूपांतरण समीकरण आई, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, बल आ गया, फोर्स आ गया, यानी एक्सेलरेशन आ गया। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स आ जाएगा। और जो सेकेंड टर्म आई अनिश्चित वाली, वो क्या आई मेरे पास, वो आ गया मेरे पास क्या, अनिश्चित वाली टर्म है उसमें आ गया, एक तो मेरे पास स्थिति आ गई या पोजीशन आ गई, क्या आ गई अपने पास, पोजीशन आ गई। और एक मेरे पास क्या आ गया अपने पास, वेग आ गया, क्योंकि वेग भी मुझे अनिश्चित मिल रहा है, कुछ कम ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या आ गई अपने पास, वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही जो थर्ड केस आया वो क्या आया मेरे पास, मोमेंटम आ गया, यानी क्या आ गया मेरे पास, संवेग आ गया। क्या आ गया, मोमेंटम। तो ये वाले सारे केस आ गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, निश्चित है, और कौन सी अनिश्चित है, जब एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के साथ संपाती था और वो टी टाइम में v वेलोसिटी से कुछ आगे बढ़ चुका है, तो उसके लिए यही रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो ये तो बात हुई किसकी, कि जब भी अपने पास एक निर्देश तंत्र था उसके रेस्पेक्ट में मैंने सबसे पहले पोजीशन निकाली, पोजीशन निकालने के बाद वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद अपन ने क्या निकाला, सारी टर्म को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये तो थी अपनी क्लास। अब जो आगे सेकंड केस आएगा, सेकंड केस क्या आएगा, केस नंबर सेकंड होगा कि यदि कोई एक निर्देश तंत्र है वो संपाती नहीं है। क्या है अपने पास, जब भी कोई दो निर्देश तंत्र होते हैं वो संपाती नहीं है, और निर्देश तंत्र संपाती नहीं है तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो वो मुझे निकालना है। तो यदि मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूँ तो केस नंबर सेकंड कैसे बनेगा, तो देखते हैं अपन केस नंबर सेकंड कैसे बनता है। देखो, यदि मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूँ, केस नंबर सेकंड क्या है अपने पास, केस नंबर फर्स्ट तो था अपने पास कि वो कोइंसिडेंट होता है। केस नंबर सेकंड है कि दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है। दोनों निर्देश तंत्र क्या नहीं है, संपाती नहीं है, यानी डू नॉट हैव कोइंसिडेंट, यानी दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है। संपाती नहीं है मतलब ये डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो मैं बना सकता हूँ कि इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो देखो, इसमें यदि इसमें अपन को ये करना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दे, तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो मैंने इसकी 3 एक्सिस ले लिए, एक एक्सिस ये ले लिया, फिर दूसरा एक्सिस कौन सा ले लिया, इसका वाई वाला ले लिया, ऐसे ही मैंने तीसरा एक्सिस क्या ले लिया, जेड वाला ले लिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपने पास, वाई वाला हो गया। ऐसे ही मैंने तीसरा एक्सिस क्या ले लिया, जेड वाला ले लिया, तो ये क्या हो गया अपने पास, जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसको दे दिया मैंने, नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड। दूसरा निर्देश तंत्र है वो संपाती नहीं है। संपाती होने का मतलब है वो ओ और ओ डैश एक पॉइंट पर होता, बट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो एक पॉइंट पर नहीं है। वो क्या है, दूसरा निर्देश तंत्र है जो संपाती नहीं है, कुछ आगे रखा हुआ है, या इसकी जो पोजीशन है कुछ आगे है, तो वो मैं बना लेता हूँ रेड कलर से। तो देखो, यहाँ पे जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो मैंने कह दिया कि दूसरा निर्देश तंत्र कैसा होगा अपने पास,
दूसरा निर्देश तंत्र की बात करते हैं। तो देखो यदि दूसरे निर्देश तंत्र की बात करें तो ये मैंने ले लिया क्या, दूसरा निर्देश तंत्र, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, दूसरा निर्देश तंत्र हो गया। तो इसका जो पोजीशन हो गई वो मैंने क्या ले ली, एक्स डैश, वाई डैश, और दूसरा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा मेरे पास, जेड डैश। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड डैश। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि ये एस है, ये वाला तो क्या है एस है, और ये वाला क्या है एस डैश है। अब मैं कहता हूँ कि जब दोनों निर्देश तंत्र कोइंसिडेंट नहीं है, यानी संपाती नहीं है, संपाती नहीं है मतलब ये निर्देश तंत्र है v कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ आगे बढ़ रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि t टाइम में वो ही निर्देश तंत्र कहाँ बढ़ गया, कुछ आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ के वो कहाँ पहुँचा, तो वो यहाँ पे पहुँचा है। यानी कुछ टाइम बाद वो क्या आ गया अपने पास, आगे आ गया, आगे आ गया, तो वो कहाँ पर पहुँचा है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये जो निर्देश तंत्र था वो निर्देश तंत्र कुछ यहाँ पे आ गया, वो निर्देश तंत्र कहाँ आया, कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपने पास, ये हो जाएगा। ऐसे मेरे पास जो तीसरा निर्देश तंत्र था वो कहाँ पे आ गया अपने पास, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या, ये ही निर्देश तंत्र था, निर्देश तंत्र तो क्या था, एस डैश ही था, v वेलोसिटी से t टाइम में कुछ आगे गया है। तो v वेलोसिटी से यदि t टाइम में आगे गया है, और यहाँ पे मैं पार्टिकल की क्या बना दूँ, कोई पोजीशन बना दूँ, क्या बना दूँ, पार्टिकल की पोजीशन। तो देखो इस निर्देश तंत्र से जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो क्या होगी अपने पास, इस निर्देश तंत्र से जो पार्टिकल की पोजीशन होगी, तो पार्टिकल की पोजीशन को मैं ले लेता हूँ सारे ब्लैक कलर से। तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पार्टिकल की पोजीशन मेरे पास ये वाली है, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन क्या है मेरे पास, ये वाली है। तो इस पॉइंट पर मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जो पार्टिकल है वो कहाँ है, P पर रखा हुआ है। अब इसमें कहता हूँ कि मैं एस डैश निर्देश तंत्र से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे पता है कि ये तो एक फिक्स डिस्टेंस है, ये मेरे वाली क्या है, मेरे पास एक फिक्स डिस्टेंस थी। यदि वो कोइंसिडेंट नहीं था, कोइंसिडेंट नहीं था, तो मेरे पास पता है कि क्या था अपने पास, ये वाला था, वो क्या था, कोइंसिडेंट नहीं था। कोइंसिडेंट नहीं था यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगी अपने पास, फिक्स हो जाएगी, और वो फिक्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, आर नॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आर नॉट। फिर मैं कहता हूँ कि ये निर्देश तंत्र इस पॉइंट से कुछ टाइम में v वेलोसिटी से आगे गया है, यानी इसके बीच में क्या आएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा, इसके आगे कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कैसा बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा अपने पास ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वो क्या कहता है कि यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका आगे आएगा, यानी ये क्या था अपने पास, O था, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, O डैश, और इसको मैंने क्या दे दिया, O डबल डैश। और S पार्टिकल में इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी अपने पास, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी मेरे पास, ये वाली हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से देखो मैंने ये पूरा डायग्राम बना दिया। अब इसमें देखो कि एक निर्देश तंत्र था, ये निर्देश तंत्र था, दोनों कोइंसिडेंट नहीं थे। कोइंसिडेंट नहीं थे मतलब दोनों ही कैसे थे, एक दूसरे के ऊपर नहीं थे, एक आगे था एक पीछे था, दोनों के बीच एक कांस्टेंट डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस क्या थी, आर नॉट थी। इसके बीच कहता हूँ कि यदि ये निर्देश तंत्र इसके रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से t टाइम में आगे बढ़ाए, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, आर नॉट एक डिस्टेंस क्या कहलाएगी अपने पास, क्या कहलाएगी यहाँ पे, आर नॉट एक डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वी टी। यानी मुझे पता है कि v वेलोसिटी से t टाइम में आगे बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी। इसकी पोजीशन वेक्टर मैं लिख लेता हूँ r, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, वही एस डैश है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आर डैश लिख लिया। क्लियर। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगी उसकी बात करनी है। तो देखो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं कि क्या बनेगी। तो देखो यहाँ पे सदिश ट्राइंगल लो यूज होगा, तो पहले इसकी अपन डायरेक्शन बना देते हैं। इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो वेक्टर ट्राइंगल लो क्या कहता है, सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है, जैसे अपन ने पहले वाले केस की निकाली थी सेम वैसे ही किसकी निकालनी है, सेकेंड वाले केस की निकालनी है। तो वेक्टर ट्राइंगल लो ये कहता है, क्या हो जाएगा अपने पास, वेक्टर ट्राइंगल लो। तो वेक्टर ट्राइंगल लो ये कहता है कि यदि मैं डायरेक्शन के साथ चलता हूँ तो वो टर्म प्लस में आएगी, डायरेक्शन से ऑपोजिट होता हूँ तो टर्म माइनस में आएगी। तो यदि मैं O से P चलता हूँ पहले, तो O से P तो क्या आएगा अपने पास, प्लस में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से वापस ऑपोजिट आता हूँ, यानी कहाँ आता हूँ मैं, डायरेक्शन कैसी है, P से O, तो P से O डबल डैश। तो देखो P से O डबल डैश आऊँगा तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन मेरे से टक्कर कर रही है, मैं इसके ऑपोजिट आ रहा हूँ। ऐसे में यहाँ से आ जाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, O डबल डैश हो जाएगा।
ऐसे ही मेरे पास यहाँ से यहाँ होगा तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, ओ से ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मुझे पता है कि OP क्या था अपने पास, एस फ्रेम से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था, तो वो क्या था मेरे पास R वेक्टर था, माइनस PO डैश क्या था, ये मेरे पास था क्या R डैश वेक्टर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया R डैश वेक्टर, माइनस OO डैश कितना है अपने पास VT है, तो ये मैंने VT लिख दिया, और माइनस का क्या है अपने पास OO डैश क्या है R0 है, तो वो मैंने क्या लिख दिया R0 लिख दिया। क्लियर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R माइनस का R0 और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास R डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो किसकी है अपने पास, जब कोई दो निर्देश तंत्र संपाती नहीं है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी अपने पास, ये वाली होगी। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकलती है R डैश इज इक्वल टू R माइनस का R0 और माइनस का क्या हो जाएगा VT हो जाएगा। अब देख लो कि यहाँ पे ये टर्म क्या क्या डिफाइन कर रही है, तो जो R है R वेक्टर है वो तो क्या बताएगा, एस फ्रेम में कण का स्थिति बताएगा या स्थिति सदिश होगा, किसमें एस फ्रेम में। तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि एस फ्रेम में पार्टिकल की जो पोजीशन बताएगा वो कौन बताएगा, R वेक्टर बताएगा। जो R0 अपन ने माना है वो क्या माना है, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एस फ्रेम, जो कांस्टेंट डिस्टेंस थी, एक नियत दूरी है, क्या है अपने पास, एक नियत दूरी है एस तथा एस डैश फ्रेम के बीच, एस डैश फ्रेम के बीच, ठीक है। ऐसे ही अपने पास जो ये VT वाली टर्म है, तो VT वाली टर्म क्या बताती है, V एस डैश का S के सापेक्ष, एस डैश का x के सापेक्ष नियत वेग है, क्या है अपने पास नियत वेग। यानी मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या है अपने पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी किसकी, एस डैश टू एस, ठीक है, एस डैश टू एस यानी एस डैश की एस के रेस्पेक्ट में। ऐसे अपने पास जो टी है वो क्या है बताएगा, यहाँ पे टाइम बताएगा कि कितने टाइम में वो एस डैश एस के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ा है। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है कौन सी, ये वाली, तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्थिति रूपांतरण समीकरण। तो ये अपन ने पढ़ा केस नंबर 2 कि जब भी कोई दो निर्देश तंत्र कोइंसिडेंट नहीं होते, एक जगह पर इनिशियल पॉइंट में संपाती नहीं होते एक दो। अब इसमें केस क्या था कि इसमें केस ये था कि दो निर्देश तंत्र ये थे, ये एस था, ये क्या है एस डैश है, इसके बीच जो दूरी थी वो कितनी मानी अपन ने, R0 मानी, जो एक नियत दूरी है। फिर ये जो एस डैश था वो कुछ टाइम बाद यहाँ से हटा, यहाँ से हट के वो कहाँ गया, इस तरीके से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के वो और आगे आ गया, और आगे आ गया तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई। तो अब ये क्या बन गया अपना, जो यहाँ पे निर्देश तंत्र था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी ये एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में कितना चेंज बताएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्थिति रूपांतरण समीकरण। तो जो R0 लिया है वो R0 इसके बीच की दूरी थी, और जो R0 इज इक्वल टू VT लिया है वो क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी ये वाला जो निर्देश तंत्र पहले जहाँ पर खड़ा था वहाँ से वो जब भी आगे बढ़ा है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी क्या, VT वाली। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति रूपांतरण समीकरण हो जाएगी। तो ये थे आपने आज की क्लास के बारे में। तो आपने यहाँ पे दो केस देखे कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात आती है तो यहाँ पे दो केस थे कि एक केस तो था जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, और एक केस था कि जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है किसी स्थिर निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में या किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक तरीके से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है आज की क्लास में। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ये सारी वीडियो लेक्चर क्लास अपलोड की जा रही है, और नोट्स हैं वो भी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू।